गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज नाम रखा गया है। और ये रिवीजन किस डेट का है हमारा? 17 तारीख का है, क्योंकि 18 को विश्वकर्मा पूजा था तो आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ाया गया था। ठीक। अगला हमारा कि हाल ही में किस राज्य में एम्स बनाने को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार में एम्स को बनाने को मंजूरी दिया गया है। इसके साथ साथ आईएम भी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हो ना हो ये प्रस्ताव भी पारित हो जाए। ठीक है। फिर हमारा आईपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा? तो अली खान होंगे पहले अमेरिकी खिलाड़ी। अगर हम लोग नेटिव की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन बाद में 20 साल में ये अपनी फैमिली के साथ अमेरिका मूव कर जाते हैं और तब से ये अमेरिका की तरफ से खेलते हैं। ठीक। फिर हमारा कि एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया? तो इनका नाम है टेको कोनिसी को नियुक्त किया है। अच्छा, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस मनीला। ठीक। फिर हमारा कि वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस गैस की वजह से मिले हैं? तो फास्फीन। शुक्र ग्रह का इतना ज़्यादा तापमान है कि वहाँ पे जीवन की संभावना सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन फास्फीन गैस के मिलने की वजह से वहाँ पे जीवन के होने के संकेत मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीन को हरा करके भारत ने यूनाइटेड नेशंस की किस संस्था का सदस्य बना है? तो कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ विमेन। और यहाँ पे भारत 2021 से लेकर के 2025 तक कार्यकाल भारत का रहेगा। ठीक है। फिर हमारा इस बार ओजोन दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो आप सभी को पता है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के लिए 35 साल। ठीक। नेक्स्ट है हमारा माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है गौरी खान। फिर हमारा कि किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो योशीहिदे सुगा को चुना गया है जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 तारीख को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा मेकेदातु परियोजना से है। क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक। पहला तो है हमारा कि यह परियोजना कर्नाटक के रामनगरम जिले के कनकपुरा के पास बनाया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? मेकेदातु, कर्नाटक के रामनगरम जिले। ठीक है, तो धातु से याद कर लीजिए सेतु। ठीक है, और रामनगरम जिला याद कर लीजिए। ठीक है, राम सेतु करके याद कर सकते हैं आप, इजी है ये। ठीक, तो कर्नाटक के रामनगरम जिले के कनकपुरा में मेकेदातु परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 9,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसको अभी हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन तो मिल चुका है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी मंजूरी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि यह परियोजना बन रही है कावेरी नदी पे, जिसको लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य हमेशा विवाद रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों राज्यों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कावेरी नदी। अब क्या है, कोई भी परियोजना बनता है तो पानी का जो फ्लो होता है उसको डाइवर्ट किया जाता है या उसको स्टोर किया जाता है। तो इस चीज को लेकर के तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस वजह से इसको अभी तक केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक, याद रखिएगा इसको। अच्छा, मेकेदातु परियोजना एक प्रकार की मेकेदातु संतुलन भंडार है, जिसे पीने के पानी के लिए भंडारण करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। याद रखिएगा इसको। और यह एक गुरुत्व बांध है। मेकेदातु में 67.16 टीएमसी जल संग्रहित किया जाएगा और इसमें से 4.75 टीएमसी जल की आपूर्ति पेयजल के उद्देश्य बेंगलुरु को दिया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के निर्माण में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की 50 वर्ग किलोमीटर की वन भूमि जलमग्न हो जाने की संभावना है। और इससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्यों अभी तक इनको यहाँ पे अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ है।
ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 से है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि सिटी और उनका मिलान करना है। तो आप बताइए, स्मार्ट सिटी में अगर सिंगापुर है हमारे ऑप्शन में तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर 1 पे रहेगा। ठीक है, तो सिंगापुर क्या हो गया, नंबर 1 पे। अच्छा, आप अगर इसको एलिमिनेट करके देखेंगे तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों, सिंगापुर के बाद ज्यूरिख है, ज्यूरिख 3rd नंबर पे है, हैदराबाद 85th पे है, हेलेंस्की कितने पे है, 2nd नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BADC हो गया ना राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसको किसने जारी किया है। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिल करके इसको जारी किया, जिसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया और आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहाँ के नागरिकों की धारणा, उनके शहर कितने स्मार्ट है उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान किया गया। ठीक, तो नंबर 1 पे कौन है, सिंगापुर है, नंबर 2 पे हेलेंस्की है, नंबर 3 पे है ज्यूरिख। और भारत की बात करें तो भारतीय शहरों में हैदराबाद शीर्ष पे है, मतलब 85वें स्थान पे है। 2019 में 67वें स्थान पे था। नई दिल्ली 86वें स्थान पे है, मुंबई 93वें स्थान पे है और बेंगलुरु 95वें स्थान पे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कुछ टाइम पहले ही कि सऊदी अरब 2019 नवंबर 2019 से लेकर के 2020 तक जितने भी समिट होंगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे किया क्या गया, क्योंकि ये पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी, तो यहाँ पे इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय तटीय मिशन कोस्टल मिशन कार्यक्रम द्वारा किए गए जो प्रयास थे उनको हाईलाइट किया, जिसमें भारत सरकार ने देश में कोरल रीफ के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। क्यों, क्योंकि कोरल रीफ क्या है, उसका बहुत ही तेजी से हरण हो रहा है। ठीक है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, अगर इसके साथ उन्होंने भूक्षरण रोकने तथा जलवायु परिवर्तन समन अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत के प्रयासों के साथ साझा भी किया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना, विकास को बढ़ाना, राजस्व उत्पन्न करना और रोजगार प्रदान करना। सीधी सी बात, अगर हम लोग वन शॉट लाइन की बात करें तो G20 सदस्य देशों में भूक्षरण को रोकने की मौजूदा कार्य योजना पर कार्य करना यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो 116वीं रैंक है भारत की। कौन सी है, 116वीं। यहाँ पे कुल 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़े लिए गए, जिसमें भारत को 116वां रैंक दिया गया। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और ये आंकड़ा कब का है, मार्च 2020, मतलब तब तक सभी देश इससे अनअफेक्टेड थे। ठीक, चलिए, पिछले साल भारत ने मानव पूंजी सूचकांक को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे, जिसमें 157 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला था, 115वां, और इस बार 174 में 116वां स्थान मिला है। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो अधिकतर देशों में बच्चों के मानव पूंजी के निर्माण में स्थिर प्रगति देखने को मिली, और जो सबसे ज़्यादा प्रगति देखने को मिली वो कहाँ पे मिली है, जो कम आय वाले देश हैं वहाँ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पे लियोनेल मेसी बने हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं लियोनेल मेसी, तो ये अर्जेंटीना के हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में मेसी के पास 126 मिलियन डॉलर बोले तो 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पे हैं। और दूसरे स्थान पे इवेंटस के स्टार स्ट्राइकर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, और 3rd पे कौन है यहाँ पे, सॉरी, इन्होंने 117 मिलियन डॉलर कमाया। ठीक, और मेसी ने 126। ठीक है, अभी एप्लीकेशन आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, साथ ही साथ रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलेंगे। इसके अलावा जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेली शाम को 10 बजे क्लासेस दी जा रही हैं। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बजे से आपकी क्लासेस चलती हैं, डेली लाइव क्लासेस। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी तैयारी हो चुकी है एग्ज़ाम की तो आप एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, जो कि पेड और फ्री दोनों में अवेलेबल है। फ्री में आपको मॉक टेस्ट कराया गया है, पेड में आपको विद डिटेल पूरा डिटेल से सिलेबस कवर कराया जाएगा 3 महीने में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 सितंबर को नहीं, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 18 सितंबर होगा।
ठीक है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। तो इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना। और इस बार इसकी थीम क्या है? बम्बू नाउ। इस बार जो दिवस मनाया गया उसका 11वां संस्करण है। ठीक है। विश्व बांस मिशन का मुख्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब से बांस हो गया और ब से बेल्जियम हो गया हमारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने थे? तो सबको पता है गोवा में इसका आयोजन होने वाला था। कब शुरू होगा? 20 अक्टूबर से। कब खत्म होगा? 4 नवंबर को। कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है। ठीक है। और खेल मंत्रालय ने महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट है हमारा किस संस्था ने AICTI का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने यह अवार्ड जीता है। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने वर्चुअली इस अवार्ड को दिया गया है और यह दूसरी बार है जब यह अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, AICTE का क्या फुल फॉर्म है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, इनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया और इस बार इसका विषय क्या था? इंडिया फाइट्स कोरोना। ठीक। अगला है हमारा कि 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? 10,500 है लक्ष्य। ठीक है, याद रखिएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान आया जिनमें इन्होंने बताया कि संख्या को बढ़ा करके कितना करना है? 10,500। ठीक, इसका मतलब उपयोग क्या है? तो आम नागरिकों को सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान की जाती हैं और इस समय 6,000 करीब हैं। ठीक है। अगला है हमारा हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और सबसे कम समय तक गवर्नर रहे हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनवरी में इनकी ज्वाइनिंग होती है, 15 जनवरी को, और 4 तारीख को मात्र 21 दिन के लिए ये RBI के 16वें गवर्नर के रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये डिप्टी गवर्नर थे और ये आने वाला जो अगला गवर्नर होगा उनका प्रभार सौंपे जाने का वेट कर रहे थे। तो 16वें तो ये बन गए थे, करीब 1 महीना से भी कम है यहाँ पे। ठीक है, 20-21 दिन का है समय। और 17वें RBI के गवर्नर कौन बने थे? आर्यन मल्होत्रा। और अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।